अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा रेक्स टिलरसन कल पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। इस्लामाबाद और वाशिंगटन के सामने इस वक्त क्या चैलेंजेस खड़े हैं, इस पर हम बात करेंगे आज के शो में। व्यू 360 में और क्या कुछ शामिल है, देखते हैं उसकी एक झलक। अमेरिका में नफरत पर मबनी जराइम में इजाफा कैसे रोका जाए? I introduced legislation to create a hate crimes commission. Men and women of Raqqa is being slaughtered silently. शाम में गैर पेशावर सहाफ़ी किन खतरात से गुजरकर हक़ाइक़ जमा कर रहे हैं? और लाहौर का पानी वाला तालाब जो अंग्रेजों के जमाने से शहरियों की प्यास बुझा रहा है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा रेक्स टिलरसन आज अफगानिस्तान में है। वॉइस ऑफ अमेरिका की आयशा तंजीम इस वक्त काबुल से हमारे साथ हैं। आयशा, वेलकम टू व्यू 360। ये बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा के इस दौरे की? जी सारा, अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा रेक्स टिलरसन बिल्कुल अनअनाउंस्ड एक खुफिया किस्म के दौरे पर आज काबुल में थे। मेरा अंदाज़ा है कि अब तक वो काबुल से जा चुके हैं, इसी वजह से ये खबर हमें मिली है कि वो काबुल में थे। उन्होंने यहाँ प्रेसिडेंट अशरफ गनी से मुलाकात की, पीओ अब्दुल्ला से मुलाकात की, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हनीफ अतमार से मुलाकात की, और अब यूएस एम्बेसी काबुल की एक स्टेटमेंट भी सामने आ गई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि सेक्रेटरी ने जो प्रेसिडेंट ट्रंप की नई साउथ एशिया पॉलिसी है उस पर भी बात की, और उन्होंने ये क्लियर किया कि अमेरिका जो है वो कमिटेड है ना सिर्फ अफगानिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए बल्कि खित्ते में तमाम पार्टनर्स के साथ अफगानिस्तान में एक तो अमन और इस्तेहकाम लाने के लिए, और दूसरी बात जो अहम है कि उन तमाम दहशत गर्दों को जो उनके एग्जैक्ट अल्फाज हैं मैं आपको बताती हूँ, डिनाइड सेफ हेवन्स टू टेररिस्ट हू थ्रेटन दैट गोल, यानी खित्ते में वो दहशत गर्द जो इस गोल की राह में हायल हैं उनको सेफ हेवन्स उनको डिनाई करने के लिए अमेरिका जो है वो पूरे तौर पर अफगानिस्तान और खित्ते में एलाइज के साथ मिलकर काम करेगा। और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने दोबारा कहा कि अफगानिस्तान में जो रिफॉर्म्स होना ज़रूरी हैं उनके लिए ज़्यादा फोकस के साथ काम किया जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आयशा तंजीम आपका। आप काबुल से हमारे साथ थी और हमारे कल के शो में भी हम इसी मौजू को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा अब साउथ एशिया का दौरा अपना शुरू कर चुके हैं। इससे पहले वो अपना मशरिक़ वस्ता का दौरा मुकम्मल कर रहे थे, कतर और सऊदी अरब की क़यादत से मुलाकातों में, जहाँ सेक्रेटरी टिलरसन ने खलीजी ममालिक के दरमियान गहरे ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की बात की। वहीं उन्होंने खित्ते में ईरान के असर व रसूख को खुले लफ्ज़ों में तनकीद का निशाना भी बनाया। नदीम याकूब इस वक्त हमारे साथ हैं कैपिटल हिल से। नदीम, सेक्रेटरी टिलरसन ने मशरिक़ वस्ता के लीडर्स को क्या पैगाम दिया है? जैसा कि आपने कहा, रेक्स टिलरसन गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान उन्होंने सऊदी अरब और कतर का दौरा किया और वहाँ पर उनके जो अहम मुल्कों के रहनुमा हैं उनसे मुलाकात भी की। दोहा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रेक्स टिलरसन ने कुछ मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि उनकी जो मुलाकातें हुई हैं सऊदी रहनुमाओं से, उनसे लगता है कि सऊदी अरब के जो हुकाम हैं वो कतर के साथ जो उनकी कशीदगी कई माह से जारी है उसको कम करने के लिए अभी तैयार नहीं हैं। जो इसका दूसरा अहम उनके दौरे का मकसद है वो ईरान के बढ़ते हुए असर व रसूख को कम करने के लिए इराक़ और सऊदी अरब को करीब लाना है, उनके दरमियान ताउन पैदा करना है। इस हवाले से वहाँ पर क्या पेशरफ्त हुई है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रेक्स टिलरसन ने कतर और उसके पड़ोसी ममालिक पर जोर दिया कि वो आपस के इख्तलाफात दूर करें। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में की जाने वाली सफारती कोशिशों में अमेरिका मदद फ्राहम करने के लिए तैयार है। खलीज में तनाज़े को 5 माह होने को हैं और अमेरिका को आज भी उतनी ही तशवीश है जितनी के आगाज में थी। इस तनाज़े में मुलव्वस ममालिक को माशी और अस्करी लिहाज से मनफी नताइज भुगतने पड़े हैं और अमेरिका पर भी यकीनन इसके असरात मुरतब हुए हैं। खलीजी ममालिक और मिस्र कतर पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो ईरान के हमायती अस्करियत पसंदों की पुष्ट पनाही करते हैं। दोनों ममालिक इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते आए हैं। ईरान इराक और शाम में ऐसे जंगजुओं को मदद फ्राहम करता रहा है जो दाइश के खिलाफ लड़ते रहे हैं, मगर वो दहशतगर्द तंजीम हमास और यमन में बागियों को भी इमदाद फ्राहम करता रहा है। इतवार के रोज़ इराक और सऊदी अरब ने दहशत गर्दी के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयाँ करने के लिए एक राब्ता कमेटी तश्कील दी है। टिलरसन ने इस कमेटी के इजलास में शिरकत की।
یقیناً عراق میں اب چونکہ داعش کے خلاف لڑائی اختتام کو پہنچ رہی ہے تو ایرانی جنگجوؤں کو وہاں سے اپنے گھروں کو واپس چلے جانا چاہیے۔ عراق میں موجود بیرونی ممالک سے آئے ہوئے تمام جنگجوؤں کو اپنے گھر لوٹنے کی ضرورت ہے تاکہ عراقی عوام آزاد کرائے جانے والے علاقوں کا کنٹرول دوبارہ اپنے ہاتھ میں لے سکیں اور اپنی زندگیوں کو ازسر نو بحال کر سکیں۔ عراق اور سعودی عرب کے درمیان تعاون کی فضا کئی اشروں کے تناؤ کے بعد پیدا ہوئی ہے اور اس میں عراق میں تعمیر نو کے بارے میں مالی تعاون بھی شامل ہے۔ دونوں ممالک کے لوگ آپس میں قریب آنا چاہتے ہیں جیسا کہ وہ صدیوں سے رہے ہیں۔ عراق کے وزیر اعظم حیدر العبادی نے بھی ایسے ہی جذبات کا اظہار کیا ہے۔ داعش سے قبضہ چھڑانے کے بعد عراق ملک میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش میں ہے، مگر شمالی عراق میں کردوں کی جانب سے الگ ریاست کے قیام کے اعلان سے خطے میں ایک نیا تناؤ پیدا ہو گیا ہے۔ عراق کے وزیر اعظم العبادی کی جانب سے جو ریکس ٹیلرسن کا بیان تھا ایرانی جنگجوؤں کے بارے میں، اس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے اور ان کے پریس آفس سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی پارٹی کو عراق کے جو اندرونی معاملات ہیں ان میں مداخلت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دوسری جانب جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں جواد ظریف، انہوں نے بھی اپنے ایک ٹویٹر کے پیغام میں کہا ہے کہ اگر جو ایرانی ملیشیا ہے وہ عراق میں قربانیاں نہیں دیتی تو آج بغداد اور دمشق پر آئسس جو ہے وہ حکومت کر رہی ہوتی۔ جی سارا، بہت شکریہ ندیم یعقوب ہمارے ساتھ ہے کیپٹل ہل سے۔ ندیم، تھینک یو فار دس راؤنڈ اپ۔ اور امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن اگلے کچھ گھنٹوں کے دوران پاکستان پہنچ جائیں گے اور جہاں پہ دو طرفہ تعلقات کو معمول پہ لانے کی ایک کوشش میں اس دورے کو بہت اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں بین الاقوامی امور کے ماہرین کیا کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں اشتیاق احمد۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان حال ہی میں اعلیٰ سطحی رابطوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اسی سلسلے میں امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کے دورے کو حکام اور مبصرین اہم قرار دے رہے ہیں۔ امریکہ میں بہت سی آرگنائزیشنز ہیں اور ایجنسیز ہیں جو اپنے اپنے انپٹس دیتی رہتی ہیں، لہٰذا ایک ابھی تھوڑا سا وہاں پہ کنفیوژن کا کچھ شکار ہیں لوگ۔ قائد اعظم یونیورسٹی کے اسکول آف پالیٹکس اور بین الاقوامی تعلقات کے ڈائریکٹر ڈاکٹر نذیر حسین کہتے ہیں کہ اس اعلیٰ سطحی دورے سے نہ صرف ایک دوسرے کو سمجھنے میں مدد ملے گی بلکہ برف بھی پگھلے گی۔ ٹھیک ہے، ہماری ایک آواز ہے، قومی آواز ہے، پارلیمنٹ سے آواز اٹھ رہی ہے کہ امریکہ کے ساتھ یہ کریں یہ کریں یہ کریں، لیکن معاملات یہ ہے کہ آپ انگیج کریں گے تو کچھ ہوگا نا، آپ ڈس انگیج ٹوٹلی ہو جائیں گے تو پھر آپ نہ کوئی اپنی بات ان سے بتا سکتے ہیں نہ کر سکتے ہیں۔ جیسے ابھی وہ جو ایک فیملی کو بازیاب کرانے کا ہے، بہت بڑا اقدام ہے۔ آپ دیکھیں ٹرمپ کی پالیسی جو شروع کے ٹویٹ سے اور آپ کا ٹویٹ سے زمین آسمان کا فرق ہے۔ امریکہ میں تعینات پاکستان کے سابق سفیر اشرف جہانگیر قاضی کہتے ہیں کہ اگر تاریخی پس منظر میں بھی دیکھا جائے تو کسی بھی امریکی وزیر خارجہ کے دورے کی اپنی ہمیشہ اہمیت رہی ہے۔ ہمارے جو ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں اچھے ہو سکتے ہیں، اچھے ہونے چاہیے، کیونکہ امریکہ کی بہت اہمیت ہے، دنیا میں سب سے بڑی ملٹری طاقت ہے اور ابھی بھی ان کی اکانومی دنیا کی سب سے بڑی ہے۔ شاید چین آ رہا ہے اوپر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پر کیپٹا انکم تو امریکہ کی بہت زیادہ ہے چین کے ساتھ۔ تو ہمارے جو ریلیشن شپ ہے امریکہ کے ساتھ ہمیشہ محدود رہے گا، لیکن اچھا ہو سکتا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ دو طرفہ تعلقات میں پائی جانے والی بد اعتمادی کو دور کرنے کے لیے باہمی رابطے ضروری ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ سیکرٹری ٹیلرسن اس دورے میں کیا مقاصد حاصل کرنا چاہیں گے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے واشنگٹن کے تحقیقی ادارے وڈرو ولسن سینٹر میں جنوبی ایشیائی امور کے ماہر مائیکل کوگلمن سے۔ مائیکل، ویلکم ٹو ویو 360۔ Secretary Tillerson was in Afghanistan today. He once again reiterated his commitment to the Afghan issue, but we've also seen an increase in terrorist activity in Afghanistan. What is the biggest challenge right now for American diplomacy in this case? I think that whether as a response to stepped up drone strikes in Afghanistan or because there was a meeting in Oman recently to discuss reconciliation prospects with the Taliban is intensifying its fight. It's staging attacks, very spectacular attacks on military bases in Afghanistan. So it remains the biggest challenge for the United States in Afghanistan is the security situation. But absolutely, I think that the problem
with Trump's Afghanistan strategy is it does not really contain a diplomatic aspect. And I hope that with the top American diplomat in Kabul, there's an ability there for the U.S. to try to present to Afghanistan a sense of what exactly the U.S. intends to do diplomatically in Afghanistan. This is a government in Kabul that really needs diplomatic support from the United States to succeed and survive. So Kugelman कहते हैं कि अफगान हुकूमत को तो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की अमेरिका की तरफ से बहुत ज़रूरत है, लेकिन सदर ट्रंप की जो अफगानिस्तान के लिए पॉलिसी है वो कुगलमैन की नज़र में उसमें सिफारतकारी का पहलू वो अहमियत नहीं रखता जो रखनी चाहिए, क्योंकि हालिया दिनों में जो तालिबान की एक्टिविटी में बहुत तेज़ी देखी गई है उसकी वजह ये भी हो सकती है कि ड्रोन अटैक्स में इजाफा हुआ है। दूसरा जो ओमान में मीटिंग हुई क्वाड्रिलैटरल ग्रुप की, 4 फरीकी ग्रुप की, तो उसका रिस्पॉन्स से हो सकती है। बट उम्मीद उनकी ये है कुगलमैन की कि टिलरसन अफगान हुकूमत को ये यकीन दिला सकेंगे कि डिप्लोमेसी इस स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा है। एंड हिज नेक्स्ट स्टॉप इज गोइंग टू बी पाकिस्तान। What should be his goals over there? Well, I mean, even though this is being described by both sides as a visit to talk about moving forward with the relationship, I believe that Tillerson will probably come with a very strong message, even a warning, that we've already heard from President Trump and Secretary Mattis and others, that Pakistan needs to do more to crack down against these terror groups that threaten the United States. I think that will be one of the major themes. But I think that Tillerson will want to try to build confidence and build trust by discussing issues outside of these difficult, tense issues involving terrorism and sanctuary. So I imagine that there will also be discussion of economic cooperation, and I think that would be a very good thing. All right. So कुगलमैन का कहना है कि सेक्रेटरी टिलरसन की कोशिश ये होगी कि पाकिस्तान पे एक तरफ तो दबाव डाला जाए कि जो मुबैना ठिकाने हैं दहशत गर्दों के उनको ख़त्म किया जाए, उनको पाकिस्तान से हटाया जाए, लेकिन उसके अलावा उनकी कोशिश ये भी होगी कि कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाए पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, ताकि और उसके अलावा इन मुलाकातों में सिर्फ वही इश्यूज़ ना डिस्कस किए जाएँ जिन पे इख्तिलाफ राय है, बल्कि उन बातों को भी सामने लाया जाए जिन पे इत्तफाक राय है, ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो सके। माइकल कुगलमैन, एज ऑलवेज वी रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड योर इनसाइट। Thank you. और जनाब, मगरबी अफगानिस्तान में तालिबान के 2 गिरोहों के माबैन झड़पों में दर्जनों बागी हलाक हो गए हैं। इस खबर समेत दुनिया भर में रोनमा होने वाले अहम वाक़यात की अपडेट्स के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। और शाम में गैर पेशावर सहाफ़ी किस तरह अपनी जान हथेली पर रखकर जंग की हकीकत दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, ये आप देख सकेंगे कुछ ही देर में। और लाहौर में अंग्रेज़ों के ज़माने का वाटर सप्लाई सिस्टम आज भी किस तरह काम कर रहा है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले चलकर देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरों की झलकियाँ वर्ल्ड व्यू में। फिलिपाइन की वजारत दिफा ने मरावी में अस्करियत पसंदों के खिलाफ 5 माह तक जारी रहने वाले ऑपरेशन को कामयाब करार देते हुए इसे खत्म करने का ऐलान किया है। आखिरी कार्रवाई में शदीद लड़ाई के दौरान 40 बागियों को हलाक किया गया। इंडोनेशिया के वजीर खारजा का कहना है कि इंडोनेशिया के मिलिट्री चीफ को अमेरिका रवानगी से रोकने के इक़दाम पर अमेरिका से माफी वसूल हो गई है, लेकिन इस पर तफसीली वजाहत का इंतजार है। इंडोनेशिया के मिलिट्री चीफ को अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वीजा होने के बावजूद हवाई जहाज पर सवार होने से रोक लिया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा में बांग्लादेश के सफीर शमीम एहसान ने जनेवा में रोहिंग्यास के बारे में होने वाली एक मीटिंग में कहा है कि म्यांमार से भागकर बांग्लादेश आने वाले रोहिंग्यास की तादाद 10 लाख से तजावुज कर गई है। उनके मुताबिक म्यांमार की हुकूमत इन पनाह गुज़ीनों के बांग्लादेशी शहरी होने का मुस्तकिल गलत प्रोपेगेंडा कर रही है। जापान के शहर टोक्यो के जनूब मगरिब से टकराने वाले लैन नामी समुद्री तूफान से होने वाली तेज बारिशों, लैंडस्लाइड्स और तेज हवाओं से कम दो अफराद हलाक और 90 जख्मी हो गए हैं। अमेरिका में पिछले तकरीबन 2 बरसों के दौरान नफरत पर मबनी जराइम में नुमाया इजाफा हुआ है। इंसानी हकूक़ के इदारों को इस पर तशवीश है, लेकिन वो अक़लियतें जिनके खिलाफ ये जराइम हो रहे हैं उनका पैगाम है कि स्प्रेड हमस नॉट हेट, यानी मोहब्बत बांटें। हाल ही में ये मुहिम अरकान कांग्रेस के दफ्तर तक पहुंची। मज़ीद तफसीलात सबा शाह खान से। हेट क्राइम यानी नफरत पर मबनी जुर्म ऐसा पुरतशद्दुद जुर्म है जो रंग, नस्ल, अकीदे जैसे अवामिल की बुनियाद पर किया जाए। पिछले साल की निस्बत अमरीका भर में हेट क्राइम्स में 5% इजाफा हुआ है, जबकि अमरीका के 13 बड़े शहरों में नफरत पर मबनी जराइम 20% बढ़े हैं। और ये डेटा सैन बर्नार्डिनो कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी ने पुलिस के अदाद व शुमार से इकट्ठा किया है। नफरत पर मबनी बढ़ते हुए जराइम को रोकने के लिए कैपिटल हिल पर हमस खाओ नफरत ना फैलाओ के नाम से एक तकरीब में नफरत पर मबनी जराइम के खिलाफ करारदादें पेश की गईं। ये तकरीब मुसलमान और यहूदी तंजीमों की मुश्तरका कोशिश थी।
So we're here to urge Congress to... कांग्रेस में नफरत पर मबनी जराइम के खिलाफ जो बिल 6 माह या साल भर से ज़ेर तजवीज़ पड़े हैं, हम उनको पास करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। ऐसा ही एक बिल कांग्रेसमैन जेमी रस्किन ने हेट क्राइम कमीशन के तहत तहकीकात करके हिकमत अमली बनाने के लिए कांग्रेस को भेजा है। When you have a kind of general... जब आपको तारकीन वतन और गैर मुल्कियों के खिलाफ इजहार का एक तरह का सोशल लाइसेंस मिल जाए तो आपको इसकी बदतरीन मिसालें देखने को मिलेंगी, जैसे लोगों पर हमले, नफरत आमेज पैगामात, यहाँ तक कि कत्ल तक ये हो रहा है, जैसा कि शार्लट्सविल और ओरेगन में हुआ, और हमने ऐसा मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी देखा है। सदर ट्रंप के इलेक्शन के बाद से तमाम ही अक़लियतों के खिलाफ तासुब के वाक़यात बढ़ गए हैं। मुस्लिम जूइश अलायंस के वॉल्टर रूबी का कहना है कि 2017 में सबसे ज़्यादा नफरत पर मबनी जराइम मुसलमानों और यहूदियों के खिलाफ हुए। काउंसिल ऑफ अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस के मुताबिक 2017 मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर मबनी जराइम के एतबार से बदतरीन साल है। 2016 के मुकाबले में इस साल ऐसे जराइम में 91% इजाफा हुआ। इनमें तासुब, हिरासा करने और जानी या माली नुकसान पहुँचाने के वाक़यात शामिल हैं। The Constitution is under attack. ये आइन पर हमला है क्योंकि वो लोग जो नस्ल और धरती को बुनियाद बनाकर दावे करते हैं, असल में ये फैशिस्ट इस्तिलाहात हैं जो हमारे आइन और आज़ादी के उसूलों के बरखिलाफ हैं। शुरका का ख्याल था कि मौजूदा सियासी माहौल सफ़ेद फाम नस्ल परस्तों की हौसला अफजाई कर रहा है। मेरे ख्याल में इनमें से ज़्यादातर हमले बाकायदा मनसूबाबंदी से किए जाते हैं। ऐसे इंतहा पसंद नफरत पर मबनी ग्रुप्स मौजूद हैं जो तशद्दुद के ख्वाहां हैं। हमें हर किसी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते। इसका एक हल शुराका के ख्याल में यह है कि मुसलमान, यहूदी और दूसरे मज़ाहिब के लोग एक साथ मिलकर इसके खिलाफ अपनी आवाज़ ऐवान नुमाइंदगान तक पहुँचाएँ। तो जहाँ हम दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, मजहबों के साथ, यहूदी हों, ईसाई हों, हिंदू हों, सिख हों, जो भी हों, उनके साथ मिलकर काम करते हैं, तो इससे जो है हमें ज़्यादा ताकत मिलती है। शुरका का ख्याल था कि नस्ल परस्ती एक मनफी अमल है, लेकिन हालिया फ़िज़ा से एक मुस्बत बात जो यकीनन सामने आई है वो तमाम मज़ाहिब का एक दूसरे का साथ देने के लिए इकट्ठे हो जाना और आज अपने हकूक़ के लिए सियासी असर व रसूख का शऊर है। रूस ने अमेरिका पर इल्ज़ाम आयद किया है कि शाम के शहर रक़ा को दाइश से आज़ाद कराने की लड़ाई में उसने शहर को सफ़ाए हस्ती से ही मिटा दिया है। दूसरी जानिब रूस पर भी शाम के शहर हल्ब में जंगी जराइम के इर्तिकाब का इल्ज़ाम है। शामी अवाम तो न सिर्फ दाइश बल्कि असद हुकूमत और बागियों के दरमियान जारी लड़ाई में भी तकरीबन 6 साल से जुल्म का निशाना बन रहे हैं। इस जंग के हक़ाइक़ को दुनिया के सामने लाने में गैर पेशावर सहाफ़ी कितना अहम किरदार अदा कर रहे हैं, उसे एक दस्तावेजी फिल्म में पेश किया गया है। आइए देखते हैं। इन सिटीजन जर्नलिस्ट को दाइश के खिलाफ जंग में इंतहाई मुश्किल सूरत हाल का सामना है। كان لازم نسلط الضوء على مدينة ووقتها بالحقيقية بيننا وبين داعش। डॉक्यूमेंट्री सिटी ऑफ घोस्ट्स में खुद को रका इज बीइंग स्लॉटर्ड साइलेंटली कहलाने वाले सिटीजन जर्नलिस्ट के इस ग्रुप के काम की फिल्म बीनी की गई है। ये ग्रुप दाइश की जानिब से खुद साख्ता बनाए जाने वाले दारुल हुकूमत रका में होने वाले मुजालिम की मालूमात इंटरनेट पर शाया करता है। Men and women of Raqqa is being slaughtered silently are real journalistic heroes. कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की जानिब से सराहा जाने वाला ये ग्रुप रका के महसूर शहरियों की तन्हाई से पर्दा उठाता है। أنا والد المدعو حمود محمد الموسى। अब्दुल अजीज हमजा रका इज बीइंग स्लॉटर्ड के बानियों में से एक हैं। रका में पैदा होने वाले अलहमजा बताते हैं कि ऐसी क्या चीज है जो इन्हें अपनी जिंदगी खतरे में डालने का हौसला देती है। दाइश को शिकस्त देना मसले का हल नहीं। हम दाइश के नजरिए के खिलाफ लड़ रहे हैं क्योंकि हमने आईसिस को रका, शाम या इराक ही में नहीं देखा बल्कि हर जगह देखा है। हम दाइश को यूरोप, अमेरिका और एशिया में देख रहे हैं, लिहाजा अहम मामला इस नजरिए के खिलाफ काम करना है। मैथ्यू हिनमैन सिटी ऑफ घोस्ट्स के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने इस तंजीम के अंडरकवर अराकीन की तुर्की और जर्मनी के महफूज मकामात पर अक्सबंदी की। في قصف على السويدية كبيرة بريف الطبق الشمالي. مراسلنا موجود من عيسى. راح ابعث لك تنشر. ये तहरीक का चेहरा हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें धमकाया गया।
इस वक्त हमारे इस इंटरव्यू के दौरान भी इनके दोस्त रक़ा में हैं और रक़ा में मज़ालिम की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हमजा कहते हैं कि इन्हें नहीं पता कि उनकी किस्मत में आगे क्या है, लेकिन दाइश के खिलाफ जंग में वो अपनी पहचान नहीं छुपाएंगे। अपने चेहरे दिखाना ज़रूरी था, क्योंकि ख़ास तौर पर जब हमने इसका आगाज़ किया तो बहुत से लोग कहने लगे कि हम कोई सरकारी तंजीम है। हम लोगों को बताना चाहते थे कि हम मुकामी लोग हैं, हम इस शहर से हैं। في تهديد حاليا ضدي موجود على وسائل التواصل الاجتماعي على قناة تابعة لداعش، بس دائما احنا نقول بالرقاوي نموت هي موت. पेनेलोपी पोलो के साथ भरदा खलील, उर्दू VOA। अंदरून लाहौर शहर में अंग्रेज़ दौर में लगाया गया पानी का 132 साल पुराना निज़ाम आज भी मौजूद है और उससे अब भी इलाके को पानी फराहम किया जाता है। तो चलते हैं लाहौर के इलाके रंग महल और देखते हैं कि ये निज़ाम काम कैसे करता है हमारे हफ्तावार सेगमेंट मेड इन पाकिस्तान में। हम जिस जगह पे हैं ये है पानी वाला तालाब, जिसे वाटर वर्क्स भी कहा जाता है, और लॉर्ड एचिसन ने 1833 में इसकी बुनियाद रखी थी। इसे यहाँ पे बिल्ड करने का मकसद ये था कि ये इसमें पूरे अंदरूनी शहर को, जिसे कि वॉल सिटी कहा जाता है, इसमें वाटर की सप्लाई मिला करती थी। और इसमें टोटल जो है 4 टैंक्स हैं, जिनमें 2.5 लाख की कैपेसिटी है। एक टैंक में टोटल 10 लाख गैलन पानी जो है वो इस अंदरूनी शहर को मिला करता है। एक टैंक थले 128 पिलर ने और 4 दरबे 128 दरबे 4 512 पिलर ने टोटल लाल, जिन्होंने उत्ते पिलर से खड़ा हुआ था। 400 इयर्स बैक रिवर रावी जो है हमारे वॉल सिटी के साथ साथ इस अंदरूनी शहर के गेटों के साथ साथ चला करता था, जैसे कि शेरा वाला गेट है, कश्मीरी गेट है, और मस्ती गेट है, और रोशनाई गेट। इन गेट के साथ साथ लाहौर फोर्ट के साथ साथ ये रिवर रावी चलता था। मुगलिया दौर में ये था कि रिवर रावी से जो कि वेल्स निकाले हुए थे उनमें से वाटर की सप्लाई मिला करती थी, और लॉर्ड एचिसन ने इसे इसलिए यहाँ पे बनाया था कि ये काफ़ी हाइट पे है ये जगह जो है, और इसका टोटल जो एरिया है वो 6 कनाल है। स्टार्ट था वो बादामी बाग से पंप्स के ज़रिए इसमें वाटर की सप्लाई करती थी। 4 ट्यूबवेल लगे हुए हैं, मस्ती गेट, एक अली पार्क, और तीसरा शाही किला, और चौथा इकबाल पार्क। 4 ट्यूबवेलों का पानी इन्हें जा इकट्ठा होता है, जमा हो के स्टोर करके फिर असी जो पूरे 12 फुट का लैवल हो जाता है ना, उदों ही सप्लाई खोल देने। सुबह 5 बजे सप्लाई खोली थी, 8 बजे तक 3 घंटे सप्लाई दी थी, तो उस तो बाद शाम को फिर 5 बजे खोल के रात 8 बजे तक सप्लाई दी थी। 4 टैंक का ये लेवल है, हर टैंक का यही लेवल है। ये पानी हमें बताता है कि कितना पानी है इसमें। अभी हमारे पास 8 फुट 8 इंच पानी हो गया है। अब ये जब हमारे पास 12 पे आएगी सुई तो हम डायरेक्ट पानी खोल देंगे सप्लाई। साफ़ पानी, अच्छा पानी। पाइप लाइनें जो लगी ये अंग्रेज़ के टाइम की बनी हुई हैं, जिस तरह अंग्रेज़ बना गया उस तरह चलता है। तो जो बना गया ठीक बना गया, अब लोग अच्छा कर गया, और वही निज़ाम चलता है, वही सिस्टम। ये पानी जो है ना स्टोर रखी था कि तकरीबन सुबह भी भरी है, शाम भी भरी है। हमारे सेगमेंट मेड इन पाकिस्तान में हम आपके लिए मुतासिर कुन और दिलचस्प कहानियाँ लेकर आते हैं। अगर आप भी कोई ऐसी कहानी जानते हैं तो हमें ज़रूर बताइए। इसके लिए आइए हमारे फेसबुक पेज पर, एड्रेस है facebook.com/VOA उर्दू, और हमारा ट्विटर हैंडल है @urduvoa। अब सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। Our republic was formed on the basis that freedom is not a gift from government, but that freedom is a gift from God. Freedom of religion is a sacred right, but it is also a right under threat
all around us. We have seen unimaginable violence carried out in the name of religion, acts of wanton slaughter against religious minorities, horrors on a scale that defy description. We have seen peace-loving Muslims brutalized, victimized, murdered, and oppressed by ISIS killers. We have seen threats of extermination against the Jewish people. We have seen a campaign of ISIS and genocide against Christians. All nations have a moral obligation to speak out against such violence. All nations have a duty to work together to confront it. Terrorism is a fundamental threat to religious freedom. It must be stopped, and it will be stopped. America must forever remain a tolerant society where all faiths are respected and where all of our citizens can feel safe and secure. America will flourish as long as our liberty, and in particular, our religious liberty, is allowed to flourish. Can we turn this LED on? This tiny fruit fly is about to enter the world of virtual reality. What we have going on right here is we have a fruit fly that is actually walking on this spherical treadmill, a little ball that's supported by air. We essentially put it in virtual reality with its stimuli, but the stimuli, the sounds, the odors, and the visual cues are patterned exactly as they would be when the male is interacting with the female. With support from the National Science Foundation, neuroscientist Mala Murthy and a team at Princeton University want to understand how animals process information and communicate with each other during social interactions. She focuses on courtship and mating behavior using the fruit fly as a model system. How are the hundreds of thousands of neurons in the fly brain, or the hundreds of billions of neurons in the human brain, how are they capable of sensory perception, thought, and ultimately communicating with another individual? Understanding how flies think starts with breaking down how they move. Physicist Bill Bielek mathematically models animal movement. We're trying to actually characterize the complexity of the behavior and build a mathematical description that matches the real complexity, not something that we impose on it. Biophysicist Joshua Shavitz goes a step further, taking movies of flies in motion, then using computer algorithms to sort and categorize all the different things they do. He's been at it for more than 5 years and analyzed about 1 billion images. We now have a decent handle on how to ask the question, what do flies do? Either when they're by themselves or when they're with others and things like that. And so now we are taking on the harder question, which is how do they interact with each other? Murthy wants to watch individual neurons firing in both male and female brains as courtship plays out. They're rigging the virtual reality system to do just that, as the male sings a song he generates by vibrating his wings. So he's constantly paying attention to how fast the female is moving and how far away she is from him. And he uses those two pieces of information in real time to change up what he sings in order to seduce her. She wants to choose the fittest male to mate with, and she takes upwards of tens of minutes before she makes a decision. And so during that time, she's integrating all of this information and changing her behavior in response to him. Murthy says what they are learning ultimately will lead to a better understanding of interaction and communication in many animals, including humans. I think the insight we gain can serve as a starting point for neuroscientists that work in more complicated brains, mammalian brains or on the human brain, thinking about how pattern recognition or producing speech patterns goes awry in cases like autism or other disorders that affect social interactions. Great reasons to keep on the ball with a little guy like this. For Science Nation, I'm Miles O'Brien.